Yes, once again, very warm welcome and listenings from my lecture. Today we are going to start a new topic, that is prose writers of romantic age. As you already know, the romantic age is famous and this is considered as golden age for poetry. जब हम प्रोज की बात करते हैं तो इतना अच्छा वर्क, नोट वर्दी, प्रेज वर्दी, इतना अच्छा काम इस एज के अंदर प्रोज के एतबार से जो है वो नहीं हुआ. ये एज पोइट्री के एतबार से, दिस एज इज़ कंसिडर्ड a very rich age as far as poetry is concerned. You know, number of great poets are in this age. Keats is there, Shelley is there, Byron is there, and Wordsworth is there. So today our focus is only on prose writers of this age. Very few writers who worked in this age in prose. The very first writer, Charles Lamb, and another writer is, you can see, William Hazlitt, and another writer is Thomas De Quincey. These are three major writers, prose writers of this age. Before to discuss their major works, their style, their trends of writing, let me tell you what are different major trends that we find in the prose of this age, romantic age. एज यू नो, जैसे हम पहले देखते हैं कि एक एज के अंदर जो खसूसियात हैं, जो ट्रेंड्स होते हैं, दूसरी एज के अंदर वी फाइंड क्वाइट कंट्राडिक्शन. एवरी एज इज़ द एंटीथीसिस ऑफ इट्स प्रीवियस एज. जो बातें एक एज के अंदर हो रही होती हैं, दूसरी एज के अंदर जो है वो उससे रिवोल्ट होता है. लेकिन जब हम प्रोज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखते हैं अपनी रोमांटिक एज को, तो देयर इज़ नो रिवोल्ट अगेंस्ट प्रीवियस एज. जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट थी 18th सेंचुरी के अंदर, जिस अंदाज के साथ प्रोज लिखा जा रहा था, उसी अंदाज को ऑलमोस्ट जो है वो रोमांटिक एज के जो प्रोज राइटर्स हैं उन्होंने फॉलो करने की कोशिश की. तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इस एज के अंदर रिवोल्ट नहीं था, कोई अपोजिशन नहीं थी प्रीवियस एज की. दूसरे नंबर पर जो एक फुल फ्लेज अंदाज था प्रोज राइटर्स का 18th सेंचुरी के अंदर, उस लेवल तक बहाल नहीं रख सके. प्रोज राइटर्स ऑफ रोमांटिक एज could not maintain the prose style of the previous age. So there was a decline in style of prose writing in romantic age. Now let's move towards the first major prose writer of this age, that is Charles Lamb. But very simple person, very humble person, right? And very sacrificing kind of person. He never married in his life, and throughout his life he served his sister, and the name of his sister was Mary. ये इसकी ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग है. इसने ऑलमोस्ट अपनी ज़ात के बारे में, अपनी जो इसकी फीलिंग्स हैं, हाउ ही मेड स्ट्रगल इन हिज ओन लाइफ अगेंस्ट द फेट, बदकिस्मती के ख़िलाफ़ किस तरह जो है वो अपने तौर पर वो जंग लड़ता रहा सारी ज़िंदगी, और ये अपनी ज़ात के बारे में ज़्यादातर लिखता रहा है. इसी वजह से हम कहते हैं कि इसके अंदर ऑटोबायोग्राफिकल टच है, एंड ही इज़ वेरी सेल्फ रिवीलिंग काइंड ऑफ एसेइस्ट. शायद इससे बढ़कर इंग्लिश लिटरेचर के अंदर कोई और इस लेवल पर सेल्फ रिवीलिंग पर्सन ना हो जिसने अपनी ज़ात का इस तरह जो है वो खुलम खुला इजहार किया. इसकी जो एक डिफरेंट बात है, इंडिविजुअलिटी है, यूनिकनेस है, जो चार्ल्स लैम्ब की एज द प्रोज राइटर ऑफ दिस एज, बिकॉज अनलाइक अदर पोइट्स, आप देखें कि जितने रोमांटिक पोइट्स हैं, जब हम, जाहिर बात है, एवरी एज हैज़ गॉट सर्टन करेक्टरिस्टिक्स, और राइटर्स जो होते हैं उसको रिफ्लेक्ट करते हैं. दूसरे जो राइटर्स हैं जो पोइट्री के अंदर हैं, वो इस एज के अंदर आप देखते हैं कि लव फॉर नेचर, नेचुरल जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो रूरल लाइफ है, जो गांव की ज़िंदगी है, उसको डिपिक्ट करते हुए दिखाई देते हैं. लेकिन चार्ल्स लैम्ब को हम देखते हैं कि लंदन स्ट्रीट, इसकी अपने वर्क्स के अंदर, एसेस के अंदर, हमें जो रूरल लाइफ की बजाय जो शहरी ज़िंदगी है, अर्बन लाइफ है, दैट इज़ डिपिक्टेड इन चार्ल्स लैम्ब्स एसेस. तो ये कुछ बातें थी चार्ल्स लैम्ब के हवाले से. जो इसके शोरा आफाक जो मेजर वर्क्स हैं, उसमें से एसेस ऑफ एलिया है 1823, और लास्ट एसेस 1833. When we talk about the style of Charles Lamb's style is very quaint kind of style. Quaint means very old-fashioned kind of style, and most of the time he selects
vocabulary for his writing from the 16th century, from 17th century. Sometimes he selects vocabulary from Shakespeare, from Milton. So that's why we find a multi kind of variety in his writing. So old-fashioned इसका स्टाइल था और ओवरऑल इसमें ही प्रेजेंट्स इन हिज एसेस a great severe criticism of life. So this is all about Charles Lamb. Next हम मूव करते हैं नेक्स्ट जो एसेइस्ट है इस एज का, एंड हिज नेम इज़ विलियम हैज़लट. विलियम हैज़लट साहब जो हैं ही इज़ अ बिट रादर ही इज़ अ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन व्हेन वी कंपेयर विलियम हैज़लट विद चार्ल्स लैम्ब. चार्ल्स लैम्ब के साथ जब इसको कंपेयर किया जाता है तो ये एक डिफरेंट, वो बड़ा सादा सा हम्बल मिजाज बंदा और सिंपल लाइफ गुजारने वाला बंदा. ये जो था ही इज़ वेरी डिबंकर काइंड ऑफ पर्सन, डिसएग्रीएबल काइंड ऑफ पर्सन, वेरी फ्रैंक काइंड ऑफ पर्सन. बड़ा जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा था कि बस जो बात कह देनी है और अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के बारे में, जिस चीज़ को लाइक करना है तो उसको स्ट्रांगली लाइक करना है, डिसलाइक करना है स्ट्रांगली डिसलाइक करना है. वेरी फ्रैंक एंड डिसएग्रीएबल काइंड ऑफ पर्सन, आउटस्पोकन, वायलेंट टेम्पर था इसका. ऑन द अदर हैंड चार्ल्स लैम्ब जो है वो बड़ा सादा मिजाज बंदा था और इसके अंदर ये चीज़ें हमें नहीं मिलती. ये ही वॉज टोटली अपोजिट ऑफ लैम्ब. एक और बात इसके बारे में, आप ये किस हद तक स्ट्रेट फॉरवर्ड था, आउटस्पोकन था, डिबंकर था. जो आइडियाज़ इसके सामने, जो लोग उनके सामने थे जिनको ये नहीं पसंद करता था, तो वो बड़ा स्ट्रिक्टली वो अपनी बात का इजहार कर देती. ही वॉज वेरी फियरलेस काइंड ऑफ पर्सन, किसी किस्म का डर नहीं था, ब्रेव बोल्ड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी थी. आप इस बात का अंदाज़ा इस इवेंट से लगा सकते हैं कि जब इंग्लैंड की जंग हो रही थी, नेपोलियन था एक तरफ और पूरा इंग्लैंड जो है वो नेपोलियन के ख़िलाफ़ था, लेकिन ही वाज द पर्सन हु ट्राई टू वर्शिप इवन नेपोलियन. और इसने यूँ समझें कि नेपोलियन के हक़ में लिखना शुरू कर दिया. जब ये ऐसे ही है ना, आप देख लें कि ये बात कितनी अजीब होगी कि एक तरफ इंडिया है या फिर पाकिस्तान, दोनों की एनिमिटी हमें आम तौर पर नज़र आती है और दोनों तरफ से जो मुल्क हैं एक दूसरे के रहनुमाओं के ऊपर भी कीचड़ और डिफरेंट सीवियर काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म करते हैं. और सारा मुल्क जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर को कहे कि वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं, और एक बंदा उठे और उसका कसीदा पढ़ना शुरू कर दे. इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. ये इतना आसान नहीं होता कि आप इतने आउटस्पोकन और इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएं. लेकिन इस बंदे ने उस वक्त भी नेपोलियन के हक़ में जो है वो लिखना स्टार्ट किया, जिससे हमें अंदाज़ा होता है इसकी पर्सनैलिटी का. इसके अलावा ही हैज़ गॉट अ वेरी एक्यूट काइंड ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन. मतलब ये चीज़ों की जो फंडामेंटल्स हैं उन तक पहुंचने की कोशिश करता था और बड़ी स्ट्रांग पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो इसके जो मेजर वर्क्स हैं वो आप देखें. ये द स्पिरिट ऑफ द एज, राइट, जिसके अंदर जो है वो इसने मुख्तलिफ़ किस्म की जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके पोर्ट्रेट्स जो हैं वो हमें दिखाए हैं. स्टाइल इसका बड़ा फोर्सफुल था, बड़ा ब्राइट था. इसके स्टाइल के अंदर इंडिविजुअलिटी थी और बोल्ड काइंड ऑफ स्टाइल इसका था. लास्ट में आप देखते हैं माइनर से है थॉमस डी क्विंसी 1785 to 1859. ये जो है ही वॉज वेरी इमेजिनेटिव एंड मेलोडियस काइंड ऑफ राइटर. और इसके अंदर भी हम देखते हैं कि एक ऑटोबायोग्राफिकल टच है और ये अपनी ज़ात के बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, और ही इज़ ऑल्सो सेल्फ रिवीलिंग काइंड ऑफ पर्सन. और ऑटोबायोग्राफिकल के अंदर इसलिए बड़ा खूबसूरत कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, इसके अंदर इसने अपनी ज़ात के बारे में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओपियम बहुत कुछ लिखा है. एंड देन मेजर वर्क जो है वो इसके हिस्टोरिकल ऐसे है जॉन ऑफ आर्क, और दूसरे नंबर पर है ऑन द नॉकिंग ऑफ द गेट इन मैकबथ. ये इसके मेजर वर्क्स हैं. और स्टाइल इसका जो है बहुत सिंपल है, सादा से अंदाज के साथ. जिस तरह चार्ल्स लैम्ब वो कभी 17th सेंचुरी से वोकैबुलरी लेता है, कभी 16th सेंचुरी से वोकैबुलरी लेता है, तो इसके अंदर इस किस्म की हमें कोई बात नहीं मिलती. ये सिंपल से अंदाज के साथ अपने जो है वो राइटिंग को, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि रोमांटिक एज के जो प्रोज राइटर्स हैं उनका जो मेजर वर्क्स और उनका जो मेजर ट्रेंड है वो आज हमने कवर किया है इस वीडियो के अंदर. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम. Please.